हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स के बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं। फिजिक्स में हमने अक्सर देखा है कि कुछ बच्चों की समस्या ये होती है कि फिजिक्स समझ में नहीं आता। अगर थ्योरी समझ में आती है तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? फिजिक्स इतना कठिन विषय नहीं होता है। आज आप ये जान लीजिए कि फिजिक्स कैसे पढ़ें। यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको थ्योरी नहीं समझ में आती, मत समझ में आए। न्यूमेरिकल नहीं आता, न समझ में आए। लेकिन क्यों नहीं आएगा? आखिर ये क्यों नहीं समझ में आता है, इसका आपने कभी सोचा है? तो इसका रीज़न क्या है? आप अगर अचानक से चाहें कि कोई भी चैप्टर हो या कोई भी चीज़ हो आ जाए और आप पढ़े ही नहीं, मेहनत ही ना करें, तो ये कैसे संभव है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए आप लोग कोई भी बुक उठाइए, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर उठाइए, उसको पढ़िए। पहले उसका थ्योरी समझिए। अगर थ्योरी में कोई दिक्कत आती है तो उसके बाद उस चैप्टर का कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठाइए, जहाँ पर उस बुक का, उस पेज का कोई भी पॉइंट अगर एक दो लाइन भी आपको समझ में आता है तो आप पहले उसको पढ़िए। अगर वो समझ में आता है तो उसमें लिखा रहता है कि ये पॉइंट कहाँ से आया और ये कैसे हुआ। फिर वो उसका जवाब ढूंढने के लिए आप दूसरा टॉपिक देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ा उसके बाद वो दूसरा टॉपिक ढूंढा, फिर तीसरा। तो कभी कभार ऐसा होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की। तो न्यूमेरिकल्स के लिए ज़रूरी है कि जब तक आपको थ्योरी नहीं समझ में आएगी तब तक न्यूमेरिकल नहीं आएगा। थ्योरी हमारा बेस है, कंसेप्ट है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। दूसरा चीज़, न्यूमेरिकल करते समय आप सबसे पहले फॉर्मूला याद करें। किस चैप्टर का है, कौन सा फॉर्मूला है, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। जो भी फॉर्मूला आपको याद होता है उस फॉर्मूले में देखिए 3 वेरिएबल, 4, 5 जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें आप देखिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल है, तब उसको यूज कीजिए। तीसरी चीज़ कि न्यूमेरिकल समय लगाते समय सबका सेम सिस्टम यानी सेम यूनिट में होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कुछ CGS में हो, कुछ MKS में हो और आप उसमें डायरेक्ट वैल्यू रख करके और सॉल्व करने लगे और फिर बोला कि अरे ये तो आंसर आ ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत बात है। सबसे पहला हमने बताया थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर हो। दूसरी बात बताई कि कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो फिर उसमें सबका जो कहाँ पर कौन सा यूज होगा, इसके लिए हम लोग उसमें चेक करेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ दिया है और क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा। और तीसरी चीज़ कि हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए वो सभी सेम यूनिट में होना चाहिए। और लास्ट में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कैलकुलेशन करते समय हम लोग बहुत ही सावधानी बरतेंगे। अगर कैलकुलेशन में चूक गए तो हमारा आंसर गलत। थ्योरी में तो एक आध नंबर मिल भी जाता है, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर गलत हो गया तो जितने स्टेप्स हैं उतना का मार्क्स तो मिलेगा, बाकी का नहीं मिलता है। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आंसर आ जाए आपके क्वेश्चन का, तो उस क्वेश्चन के जो आंसर आए हैं उसका कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा ही। तो यूनिट ज़रूर लिखिए, क्योंकि कई बार देखते हैं कि लोग सॉल्यूशन तो कर लेते हैं, स्टूडेंट सॉल्यूशन करके चला आता है, लेकिन यूनिट लिखना भूल जाता है, तो वहाँ पर भी 1 या आधा मार्क्स कट जाता है। तो आप सही से सही लिखिए और मार्क्स अपना ना कटवाइए, फुल मार्क्स में फुल मार्क्स स्कोर करिए। इसलिए मैंने ये 2 मिनट का वीडियो आपके लिए बनाया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्या है हम लोग जानते हैं। चाहे CBSE बोर्ड का पेपर आता हो, बिहार बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, वहाँ पर जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें या तो 60-40 का रेशियो रहता है थ्योरी और न्यूमेरिकल का, या फिर 50-50 होता है, या तो 40-60 होता है, या कहीं कहीं 70% थ्योरी और 30% न्यूमेरिकल्स होता है। मगर ऐसा हो नहीं सकता कि न्यूमेरिकल ना हो उस क्वेश्चन पेपर में। और ख़ास बात ये कि अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं
तो वहाँ तो आपको न्यूमेरिकल आना ही चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर कैसे क्वेश्चन को कैसे से सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये चीज़ नहीं आता होगा। तो ये 12th तो एक बेसिक कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के आधार पे ही आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्ज़ाम निकलता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग आज से तय कर लीजिए कि जो भी टॉपिक पढ़िए बहुत अच्छी से तरह से पढ़िए और उसका अपना कुछ कॉन्सेप्ट बनाइए और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही कोशिश करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेरी भी एक छोटी सी प्रयास है आपके लिए, बस मैं वही करने जा रहा हूँ और हो सकता है कि मेरे एक छोटे से कॉन्सेप्ट की वजह से आपका 12th का मार्क्स बहुत अच्छा आ जाए या आपके कंपटीशन में ये काम आ जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम 3-4 कराने जा रहे हैं जो कि लगभग हर बोर्ड एग्ज़ाम्स में और कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। किसी एक बोर्ड के लिए मैं ये नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सभी बोर्ड के लिए कॉमन है। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेकर के हाजिर हैं, जिसमें कि आपको एक सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो ड्रॉप्स से रिलेटेड है, बूंदों से रिलेटेड है और ये बूंदों वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, पारे की 27 छोटी बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया जाता है। यदि सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया जाए तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। पारे की 27 छोटी बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया है। यदि सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया जाए तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आया। पहली चीज़ तो ये समझ में आ गया कि 27 छोटी बूंदें दी हुई हैं और उसी बूंदों को मिला करके और क्या किया गया है, एक बड़ी बूंद बनाया गया है। तो जो बड़ी बूंद है, छोटी बूंद, बूंद का आकार कैसा होता है, बूंद का आकार स्फेरिकल होता है यानी गोलाकार। और स्फेयर पर अगर हम लोग विभव का जो इलेक्ट्रिसिटी में जो चैप्टर पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाने तो V इक्वल टू क्या पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R, जहाँ पर Q क्या होता है, चार्ज ऑन दैट स्फेयर, सरफेस ऑफ द स्फेयर, एंड R इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। यानी उस स्फीयर पर आवेश अगर Q हो, स्मॉल q, और रेडियस स्मॉल r हो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, अब तो ये तो बात हुई। अब बूंद दो तरह की यहाँ पर है, एक है बड़ी बूंद और एक है छोटी बूंद। छोटी बूंद होगी तो जाहिर सी बात है, छोटी बूंद है तो उसकी त्रिज्या छोटी होगी, और बड़ी बूंद है तो उसकी त्रिज्या बड़ी होगी। यानी इस क्वेश्चन में हमको दो चीज़ों को ध्यान देना है। एक तो ध्यान देना है कि जब हम विभव की या पोटेंशियल का जब फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो रहा है और साथ में क्या आ रहा है, Q/R। Q क्या है, आवेश, और R क्या है, त्रिज्या। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में छोटी बूंद और बड़ी बूंद, इन दोनों में, दोनों के आवेश और दोनों के त्रिज्या, इन दोनों में हमको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन स्टैब्लिश करना होगा। और वो रिलेशन कैसे आएगा, कैसे हम एक बड़ी बूंद की त्रिज्या को छोटी बूंद की त्रिज्या के टर्म्स में निकाल सकते हैं और एक बड़ी बूंद पर आवेश छोटी बूंद के आवेश के टर्म में निकाल सकते हैं। दो बात तो यहाँ समझना है, क्या क्या, एक बताया त्रिज्या और दूसरा क्या बताया मैंने, आवेश। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग त्रिज्या को निकालने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन में ये ध्यान से समझिए कि दिया है कि 27 छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई गई है। इसका मतलब जो 27 छोटी बूंदों की का जो आयतन होगा वही हमारी एक बड़ी बूंद का आयतन होगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन है, 27 आता है, 64 आता है, 81 आता है, कुछ भी दिया रहता है कि इतनी छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया जाता है। अब वो चाहे विभव का क्वेश्चन हो या धारिता का क्वेश्चन हो, यानी पोटेंशियल का हो चाहे कैपेसिटेंस का हो, दोनों ही केसेस में देखना क्या होता है, सबसे पहला हमारा काम जब भी यहाँ पर बड़ी बूंद छोटी बूंद को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया जाता है तो वहाँ पर हम सबसे पहला काम हमारा होता है कि
एक छोटी बूंद की हम लोग त्रिज्या लिख लेंगे, एक बड़ी बूंद की त्रिज्या लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो जितनी बूंदें दी हुई है उस बूंद के आधार पर, अब जब स्फेरिकल शेप हो गया तो हम क्या करेंगे, एक छोटी बूंद का आयतन निकाल लेंगे। और एक छोटी बूंद का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्मॉल आर ले लेते हैं। और इसी तरह से एक बड़ी बूंद का जब त्रिज्या निकालेंगे तो 4 पाई आर कैपिटल आर क्यूब। क्यों? क्योंकि बूंद है, स्फेयर है, स्फेयर का आयतन या वॉल्यूम कितना होता है, स्फेयर या गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम लोग आयतन निकालेंगे। अब 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, इस रिलेशन को हम लोग एस्टेब्लिश करके और एक बड़ी बूंद की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। उसके बाद आवेश किस पर कितना होगा, क्योंकि हमने बताया विभव के फॉर्मूले में V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R भी होता है। तो Q कैसे निकालेंगे, तो एक बूंद पर अगर आवेश Q मान लेंगे, स्मॉल q, तो 27 छोटी बूंदों पर आवेश हो जाएगा 27Q। और यही जो 27Q होगा वो किस पर होगा, वो एक बड़ी बूंद पर होगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट था। सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएगा, यूट्यूब सर्च करिए, गूगल सर्च करिए, कहीं भी करिए, कोई भी बता देगा, लेकिन कंसेप्ट जो है सिर्फ यही मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या करना है। त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। इसका हल हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट कर लें या माना एक छोटी बूंद की त्रिज्या, एक छोटी बूंद की त्रिज्या, एक छोटी बूंद की त्रिज्या कितना मान लेंगे, एक छोटी बूंद की त्रिज्या को स्मॉल r मान लेंगे। ठीक है, इसको स्मॉल r मान लिया मैंने, स्मॉल r। अब क्या करेंगे, एक छोटी बूंद की त्रिज्या तो निकल गई। अब हम क्या करेंगे कि एक छोटी बूंद का आयतन, छोटी बूंद का आयतन कैसे निकलेगा, इसका वॉल्यूम मतलब निकालेंगे, वॉल्यूम V होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी एक छोटी बूंद का आयतन निकला। लेकिन टोटल बूंदें कितनी है, टोटल बूंदें दी हुई है, टोटल ड्रॉप्स दिए हुए हैं 27। तो एक ड्रॉप का, एक बूंद का आयतन निकाल लिया 4/3 पाई आर क्यूब। तो 27 बूंदें हैं, तो 27 का कैसे निकलेगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 27 ड्रॉपलेट, स्मॉल ड्रॉपलेट्स का जो वॉल्यूम है यानी छोटी बूंदों का आयतन वो निकल के आएगा। यहाँ पर कुछ भी नाम दे दीजिए, 27 × 4/3 पाई आर क्यूब। ये 27 ड्रॉपलेट्स का या 27 बूंद का आयतन निकल गया। अब हमने बताया था कि फिर एक बड़ी बूंद का भी आयतन निकालेंगे। बड़ी बूंद की पहले त्रिज्या मान लेते हैं। माना एक बड़ी बूंद की त्रिज्या, एक बड़ी बूंद की पहले त्रिज्या ही मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कैपिटल आर। इसलिए एक बड़ी बूंद का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन यानी वॉल्यूम, ये मान लेते हैं कुछ, इसको अगर हम V1 नाम दे दें तो ये V2 मान लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई और आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। अब जब मैंने बताया था, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही कुछ कंसेप्ट दिया था कि जो 27 छोटी बूंदें हैं उसी को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाया गया है। इसलिए क्या किया जाएगा, हम लोग 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन करके लिखेंगे, या पहले ये इसको लिख लेते हैं, एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 छोटी
बूंदों का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एक बड़ी बूंद का आयतन हम लोग निकाले हैं 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 27 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। यहाँ से हम देख पा रहे हैं पाई यहाँ पर भी है, 4π/3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया r क्यूब इक्वल टू 27 r क्यूब। यहाँ पर 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3r इसका होल क्यूब, और यहाँ तो r क्यूब है ही। दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। क्या करेंगे, क्यूब रूट। तो जब क्यूब रूट लिया जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू आ जाएगा 3r, यानी स्मॉल 3r आ गया। ठीक है, तो एक काम हो गया, यानी पहला रिलेशन हम लोगों ने निकाल लिया। पहला रिलेशन क्या निकल गया, पहला रिलेशन निकल गया कि हमने एक बड़ी बूंद की त्रिज्या और एक छोटी बूंद की त्रिज्या में रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, देख लीजिए सॉल्यूशन, इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद मैंने बताया था आवेश, जो आवेश है उसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। उसमें रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करना है उसको मैं करके बताता हूँ। माना यहाँ पर एक छोटी बूंद पर आवेश, एक छोटी बूंद पर आवेश क्या मान लिया, एक छोटी बूंद पर आवेश मान लिया Q। ठीक है, इसलिए अब जो ये बूंदे टोटल है कितनी, ये टोटल बूंदे हैं 27। तो एक छोटी बूंद पर Q आवेश है, तो 27 पे कितना हो जाएगा, आप सब बता सकते हैं कितना होगा, 27Q। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, 27 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 27 छोटी बूंदों पर आवेश इक्वल टू आ जाएगा 27Q आ जाएगा। ठीक है, यही जो 27 छोटी बूंदों का आवेश होगा वो कहाँ पर जाएगा, वो बड़ी बूंद पे जाएगा। ठीक है, इसलिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए एक बड़ी बूंद पर आवेश, एक बड़ी बूंद पर आवेश, एक बड़ी बूंद पर आवेश इक्वल टू कैपिटल Q नाम दे देता हूँ, तो यह आ जाएगा बराबर, यहाँ लिख करके लिख दो या यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू करके 27 छोटी बूंदों का आवेश। तो ये हम कितना निकाले हैं, 27 बूंद का 27Q, यानी कैपिटल Q इक्वल टू आ गया 27Q। अब आप लोग देख रहे हैं कि हमने एक छोटी बूंद पर आवेश मान करके बड़ी बूंद का आवेश निकाल लिया, और एक छोटी बूंद की त्रिज्या मान करके बड़ी बूंद की भी त्रिज्या निकाल दिए, दोनों में रिलेशन आ गया। प्रश्न से इसमें अगर हम क्या करें, विभव निकालें, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, एक छोटी बूंद पर विभव अगर निकालेंगे, सूत्र होता है V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, जहाँ पर स्मॉल q जो है आवेश होता है और r जो होता है, जैसे ये कोई गोला है, ये स्फीयर है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r मान लिया। एक बड़ा सा गोला ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या को कैपिटल R मान लिया। इस पे आवेश हमने कहीं पर मान लिया है स्मॉल q, इस पे आवेश मान लिया है कहीं पर कैपिटल Q। ठीक है, तो हम लोग विभव मतलब निकाल रहे हैं कि इस पॉइंट पर विभव क्या होगा, तो ये फॉर्मूला लगता है विभव का। तो इसलिए चूंकि हम लोग छोटी बूंद पर जो आवेश माने Q, छोटी बूंद की त्रिज्या माने इतना, इसको मान लेते हैं छोटी बूंद पर
छोटी बूंद पर विभव, उसको मान लेते हैं छोटी बूंद पर जो विभव है उसको हम मान लेते हैं कुछ V1 नाम देते हैं विभव को, ठीक है, विभव को V1 नाम दे देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, विभव के फॉर्मूला भी यहाँ लिखा हुआ है सामने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, इतना वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, विभव का यूनिट। तथा बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव को क्या मान लिया जाए, V2 मान लें। तो यह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, इतना वोल्ट आएगा, ठीक है। हम चाहें तो यहीं पर अब कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू रख सकते हैं। अगर इसमें वैल्यू रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q जो है वो 27 स्मॉल q के इक्वल है ना, निकाल चुके हैं। और कैपिटल R की जो वैल्यू आया था वो 3R के इक्वल आया था, 3R के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 9 टाइम्स में जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9Q बाई R, ये हमारे पास इतना वोल्ट आ गया, ठीक है। एक छोटी बूंद पर विभव का फॉर्मूला से हमने विभव निकाला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R वोल्ट आ गया। एक बड़ी बूंद पर जो विभव निकाला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R आया। कैपिटल Q की वैल्यू यानी कि जो बड़ी बूंद पर आवेश था वो उतना ही था जितना 27 छोटी बूंदों पर था, तो ये 27 लिख लिया। कैपिटल R छोटे वाली बूंद की त्रिज्या का 3 गुना आया था तो 3R लिख लिया और इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये 9 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब करना क्या है, हम इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालना है वो बड़ी बूंद पर विभव निकालना है, तो उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं, इक्वल टू V2 का जो वैल्यू आया है V2 ये आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर 9Q बाई R आया है। V1 की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R आया है, Q बाई R। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और Q बाई R से Q बाई R भी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 9। और इससे क्या होगा, अब V2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा 9 टाइम्स V1। अब यहाँ पर V1 हम क्या माने थे, V1 को हमने माना था जो छोटी बूंद पर क्या दिया था 10 वोल्ट का विभव, क्वेश्चन में 10 वोल्ट का क्या दे रखा है, विभव, यानी V1 दिया है प्रश्न से या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1 इक्वल टू गिवन है 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट दिया हुआ था। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू रख लेंगे, V2 इक्वल टू हो जाएगा 9 तो रहेगा ही, V1 के जगह पर 10 वोल्ट लिखेंगे और इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर 90 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। उम्मीद है कि सॉल्यूशन समझ में आया होगा। फिर से एक बार क्विक रिवीजन बता देता हूँ, जब भी इस तरह से बूंद वाला क्वेश्चन हो, चाहे विभव का हो या धारिता वाला क्वेश्चन में हो, एक चीज वहाँ पे कॉमन रहता है, बूंदे दिया रहता है, एक छोटी बूंद दिया रहेगा, एक बड़ी बूंद दिया रहेगा। वहाँ हमको हर हालत में जो बड़ी बूंद की त्रिज्या होती है और छोटी बूंद की जो त्रिज्या होती है उसमें रिलेशन निकालना होता है। और रिलेशन कैसे निकालते हैं, रिलेशन निकालने के लिए हम लोग वहाँ पर एक जो बड़ी बूंद का आयतन होता है वो 27 छोटी बूंद के आयतन या 64 छोटी बूंद के आयतन, जितना भी दिया होता है उसके आयतन के इक्वल कर लेते हैं। पहला काम ये होता है। अब बात आता है विभव वाले केसेज में, तो एक छोटी बूंद पर अगर चार्ज दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है,
तो जितनी बूंदें होगी, एक छोटी बूंद पर आवेश अगर Q है तो 27 होगा तो 27 क्यूब, 64 होगा तो 64, 1000 बूंदें होंगी तो 1000 क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आवेश यानी बड़ी बूंद पर आवेश की मात्रा और बड़ी बूंद की त्रिज्या निकल जाएगा और फिर क्या वीवो का फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइड कर देंगे, उसके बाद वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी रिलेशन आएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, जिस तरह से ये बोर्ड एग्जाम कंपटीशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है लाइट से रिलेटेड, वो भी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आइए एक दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि सभी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में ये 2-3 बार आ चुका है। इसका पहला जो क्वेश्चन कराया था वो 2016 में आया था, ये जो करा रहा है अभी 2014 का क्वेश्चन है। इस तरह से सीबीएसई में भी कई बार आ चुका है, बिहार यूपी बोर्ड में भी आ चुका है, बाकी भी बोर्ड्स में आ चुके हैं, यहाँ तक कि ये क्वेश्चन एमबीबीएस में भी आ चुका है। तो क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा गया है। फिर इस क्वेश्चन को क्यों इतना पूछा जाता है, कुछ तो वजह होगी। तो वजह क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी लेंस है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव हो, यानी उत्तल हो या अवतल लेंस हो, जब हम उसको किसी पानी में, किसी लिक्विड में डुबो देते हैं तो कहीं कहीं पर उसकी फोकस दूरी चेंज हो जाती है, कहीं नहीं चेंज होती है, या कहीं पर उसका क्या होता है कि वो समतल प्लेट की तरह काम करने लगता है, यानी प्लेन प्लेट की तरह, प्लेन मिरर की तरह काम करने लगता है। ये इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर ये प्लेन मिरर की तरह काम करेगा, कहाँ कन्वेक्स की तरह, कहाँ कनकेव की तरफ, कैसे पता करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको सबसे विशेष बात क्या ध्यान देनी, विशेष ये है इस क्वेश्चन को करते समय कि हम लोग लेंस मेकर का फॉर्मूला यूज करेंगे। और लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या देना है, अभी मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ फिर समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर सूत्र सी क्या फॉर्मूला है, फोकल लेंथ और जो हमारा लेंस होता है, लेंस की 2 वक्रता त्रिज्याएं होती है, ठीक है, तो उनके और अपवर्तनांक, लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध कैसे होता है, क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, कहीं कहीं पर ये n से भी रिप्रेजेंट किया गया है। n क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑफ द मीडियम, यानी जिस मीडियम में हम लोग उसको ग्लास को डालेंगे उसका भी होता है, या फिर मेन तो होता है ग्लास का ही, लेकिन जहां पर जिस लिक्विड में डालेंगे उसको होता है। तो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। r1 r2 क्या होती है, उस लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर्स यानी वक्रता त्रिज्याएं होती है। r1 r2 का मान कैसे लेना होता है, क्या होता है, इसके पहले मैंने एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में जिसपे बिहार बोर्ड स्पेशल करके डाला था, उसमें बताया था कि ये लेंस कैसे बनते हैं और किस त्रिज्या को यानी r1 को पॉजिटिव लिया जाता है कि r1 को r2 को लिया जाता है, किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव लिया जाता है। इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है द्विउत्तल लेंस या बाई कन्वेक्सो कन्वेक्स या डबल कन्वेक्स लेंस में एक की त्रिज्या पॉजिटिव और एक की निगेटिव ली जाती है। क्यों ली जाती है इसको मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा कि ये 2 स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे पास ये लेंस बनता है। जब ये लेंस बनता है कुछ इस तरह से, तो ये जो इसका दूसरा वाला जो सरफेस है, दूसरा सरफेस, ये देखिए फर्स्ट गोले से मिलकर बना होता है, फर्स्ट स्फीयर से मिलकर बना होता है। तो इसलिए ये फर्स्ट गोले का या फर्स्ट सरफेस का क्या है, ये रेडियस है, जबकि इस लेंस के लिए ये हमारा क्या होगा, लेंस का सेकंड सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस कहलाता है। तो ये ये हमारा r1 बनेगा। फर्स्ट स्फीयर है तो फर्स्ट स्फीयर की रेडियस को क्या लिखेंगे, r1 से, और ये है सेकंड स्फीयर, सेकंड स्फीयर की रेडियस को r2 से लिखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं, और लेंस में सभी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होता है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये चीज होता है c, तो यानी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की जो डिस्टेंसेस, ये हो गया हमारे पास ये दूसरा गोला यानी r2। तो इसमें r2 जो है निगेटिव लिया जाता है। क्यों,
क्योंकि सभी डिस्टेंसेज लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। तो R2 हमारा पड़ रहा है ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर R2 को माइनस लिया जाता है, निगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है, जबकि R1 को पॉजिटिव साइन के साथ। फिलहाल ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर बिना इसके काम चल जाएगा, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट था बता दिया, ठीक है। तो इसमें R1 R2 क्या होते हैं हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड स्फीयर के रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। म्यू वो बता दिया, ये जो हमारा लेंस है उस लेंस के सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एफ क्या है, फोकल लेंथ। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये नहीं लिखा है कि उत्तल लेंस का जो अपवर्तनांक दिया है वो किसके सापेक्ष दिया है। जब भी ना दिया रहे कि वो अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि वह अपवर्तनांक जो होता है हमेशा वायु के सापेक्ष होता है। किसके सापेक्ष होगा, वायु यानी एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो हमारा ग्लास का दिया है यानी गिवन है, गिवन क्या है, म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ए यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 1.5। यानी जब ये ना दिया हो कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है, तो हम लोग वायु के सापेक्ष यानी विद रिस्पेक्ट टू एयर मान लेंगे। इसलिए यहाँ पर लेंस का अपवर्तनांक दिया था 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख लिया 1.5। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को क्या दिया है, को पानी जिसका अपवर्तनांक 1.33 है, यानी पानी का अपवर्तनांक दिया है। फिर यहाँ नहीं लिखा है कि किसके सापेक्ष दिया है। जब नहीं दिया है तो फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहाँ W लगा दिया, विद रिस्पेक्ट टू एयर ही मानेंगे, और 1.33 दिया है। यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के लिए दिया है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी दिया हुआ है। अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि पानी में डुबो दिया गया। किसको डुबोया गया है, लेंस को। तो अपवर्तनांक किसका बदलेगा, लेंस का, क्योंकि पानी के सापेक्ष में गया तो वहां पर चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पर अब हम लोग ग्लास का जो अपवर्तनांक देंगे, चूंकि पानी में डाल दिया, लिक्विड में डाल दिया, या किसी भी ऐसे सब्सटेंस में डाल दिया ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो हम लोग हमेशा अपवर्तनांक लेंगे तो ग्लास का ही। अपवर्तनांक किसका लेंगे, ग्लास का, कांच का, लेंस का ही लेंगे। लेकिन अगर पानी में डाला तो पानी के सापेक्ष, कोई द्रव दिया, कोई लिक्विड दिया, उसके सापेक्ष। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है। तो जब हम क्या करेंगे, अब तो हमने लेंस को डाल दिया किसमें, पानी में, यानी अपवर्तनांक अब लिया जाएगा इस फॉर्मूला में, जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में यहाँ पर जब हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे उत्तल लेंस का, फोकल लेंथ निकालेंगे किसका, उत्तल लेंस का, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग फोकल लेंथ एफ इन एयर, फोकल लेंथ इन एयर एफ ए लिख लेंगे, और यहाँ म्यू यहाँ लिखेंगे जी विद रेस्पेक्ट टू ए -1, और 1 अपॉन यहाँ R1 लिखेंगे -1 अपॉन R2 लिखेंगे। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, जब इसको हम लोग लिक्विड में यानी वाटर, लिक्विड किसी में भी डाल देंगे, वाटर में डाल दिया तो FW लिख दिया, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लिया जाएगा ग्लास का ही। यही पॉइंट समझने वाली है। वाटर में डाला तो वाटर के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे ग्लास का, लिक्विड में डाला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर डालेंगे। यानी यहां पर चेंजेस होता है -1। तो यहां पर ग्लास तो वही है, वाटर में डाल दिया तो हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ले ही लिए, ग्लास वही है, तो यहाँ इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है नहीं बदलेगा, तो 1 - R1 अपॉन 1 अपॉन R2 ये ऐसा ही रहेगा। इक्वेशन इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, जब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एफ ऑफ ए आएगा, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एफ ऑफ डब्ल्यू आएगा।
इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, लिख नहीं रहा हूँ, बचेगा हमारे पास केवल यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1। अब हम लोग इसमें वैल्यू रख लेते हैं, ये चीज़ रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1/FA है तो FA आ जाएगा डिनोमिनेटर में हर। इस तरह से FW/FA की वैल्यू <1 आ रही है, इसलिए फोकल लेंथ कम हो जाएगी, लेकिन ये लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। FW- होने पर